हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं शिल्पी द्विवेदी आप सबका इस क्लास में स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम आज डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में। ओके गाइस, सो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, रीट, एचटेट, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग का मीनिंग, कंसेप्ट, उसका नेचर क्या है, क्या लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लर्निंग कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि लर्निंग और मैचुरेशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग के कौन कौन से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ओके गाइस, तो ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, लेकिन दोनों ही मीडियम में आपको ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, हेल्प करेगा। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि लर्निंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं इनको हम अच्छे से आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो मेरा नेक्स्ट वाला सेशन होगा उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना लर्निंग से, वो सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग के बारे में। सबसे पहले कंसेप्ट पे चलते हैं कि लर्निंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो सामान्य अर्थ में व्यवहार में परिवर्तन को लर्निंग कहा जाता है, यानी कि लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। क्या कहा जाता है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम सीखना कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर जितने भी व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या हम उनको सीखना कहेंगे? तो मेरा जवाब यहाँ पे होगा कि सभी तरह के व्यवहारों में परिवर्तनों को हम सीखना नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि अगर थकान से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, कोई आपने दवा ले ली, कोई आपको बीमारी हो गई, तो बीमारी से, दवा से, कोई आपने मेडिसिन ले ली, या कोई व्यक्ति अगर है, अगर वो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है जिससे उसका व्यवहार बदल जाता है, तो क्या आप उसको लर्निंग कहेंगे? हम इसमें जो हमारे परिवर्तन होते हैं ना, थकान से, बीमारी से, दवा से, या हमारी परिपक्वता से, उसे हम सीखना नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हम इनको सीखना नहीं कहेंगे तो सीखना बेसिकली क्या है? तो देखिए, सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास, पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि सीखने से तात्पर्य हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में उन परिवर्तनों से होता है जो कि हमारे प्रैक्टिस से और हमारे एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होता है, जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन करने में मदद करना होता है। तो क्या समझ में आया इस पूरी चीज से? देखो, आपको क्या बेसिक बात याद रखनी है कि जो भी हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि जो स्टैटिक नहीं होता है, उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। जो थोड़े समय के लिए होता है, लर्निंग उसी को कहेंगे जब हमने किसी चीज का अभ्यास किया और जब हमारे अनुभव हुए। तो हमारे अनुभवों से और हमारे अभ्यास से जो भी परिवर्तन हमारे व्यवहार में आ जाता है, जिससे हम अपने वातावरण में एडजस्ट करते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते, कुछ परिभाषाओं पे चलते हैं उसके बाद हम, क्योंकि देखो परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो परिभाषाओं से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है रिली और लेविस के अनुसार, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को सीखना कहा जाता है, यानी कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब यहाँ एक वर्ड आया है, रिली और लेविस की परिभाषा में कहा गया कि सीखना जो होता है वो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे प्रैक्टिस से आता है। तो ये जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है ना गाइस, इसको हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है। अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेट्स और अन्य की परिभाषा, कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स ने क्या कहा कि भाई सीखना जो है वो हमारे अनुभवों से, आपको कोई चीज एक्सपीरियंस हुआ और आपको ट्रेनिंग दी गई जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम सीखना
कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, काफी सारे बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते रहते हैं, जिससे कि हम सीखते हैं। एक बच्चा अगर पहली बार एक कैंडल को देखता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पहली बार एक जलती हुई मोमबत्ती को देखता है, उस पर हाथ रख देता है। जैसे वो उस पर हाथ रखता है तो उसका हाथ जो है जल जाता है। तो बच्चे को क्या हुआ, अनुभव हुआ, दुखद अनुभव हुआ। उस अनुभव से बच्चा ये समझ जाता है कि भाई वो समझ जाता है कि भाई जलती हुई मोमबत्ती पे हाथ हमें नहीं रखना है। तो यानी कि लर्निंग कैसे हुई, उसके अनुभवों से हुई। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है क्रो एंड क्रो की, कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वेरी वेरी फेमस डेफिनेशन है ये, कि सीखना जो है हमारी हैबिट्स, हमारी नॉलेज एंड हमारे एटीट्यूड का एक तरह का क्या है, इनकलकेशन है, या एक तरह का उसको हम अर्न करते हैं। ठीक है, अर्जित करते हैं। हरलोग की डेफिनेशन है कि अधिगम विकास है। हरलोग ने क्या कहा भी, कि अधिगम जो होता है वो एक विकास है जो अभ्यास से और प्रयास के द्वारा की जाती है। अधिगम के द्वारा बालक अपने आनुवंशिक गुणों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। हरलोग ने कहा कि भाई बालक को जो भी उस अपनी हेरिडिटी से ट्रेड्स मिलते हैं, गुण मिलते हैं, उनका यूज वो करता है। ठीक है, उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है लर्निंग के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्या होता है, जो रिली और लेविस की डेफिनेशन में बात की गई। तो इसको देख लेते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्या है। तो देखो, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो ना तो क्षणिक होता है ना ही स्थायी होता है। समझ आई बात। अब इसका देखो, ये जरूरी इसलिए है जानना आपके लिए कि आपको ना पूरा का पूरा लर्निंग समझ में आ जाएगा अगर आप ये समझ गए। ये कहते हैं कि भाई जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, वो क्षणिक नहीं होता। क्षणिक का मतलब मान लो कि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, मान लो मैं आपको ये समझा रही हूँ, मैं आपको ये लर्निंग समझा रही हूँ। तो अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, तो अगर आपकी लर्निंग क्षणिक हुई तो क्या फायदा, आप तो भूल गए। ठीक है, आपने जो अभी समझा, आप जो मेरी बात सुन रहे हो, आप उसको क्षणिक में भूल गए, यानी एक क्षण के अंदर आप सब भूल गए। ठीक है, तो हम उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। बिल्कुल लर्निंग ये भी नहीं है कि आपने जो चीज सीखी वो आप अगले 5 मिनट में भूल गए। ठीक है, तो सीखने में जो परिवर्तन होता है ना हमारे व्यवहार में, वो बिल्कुल क्षणिक नहीं है कि आप भूल गए, या बिल्कुल स्थायी भी नहीं होता। कहने का मतलब स्थायी क्यों नहीं होता, अब आप ये सोचोगे। देखिए, ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रही हूं, कि अगर मैं आपको कोई चीज सिखाऊं, या एक बच्चा है वो एप्पल बोलना सीख रहा है, अगर वो एप्पल को गलत तरीके से बोले, एप्पल की स्पेलिंग गलत लिखे, अगर वो गलत सीखा, तो वो क्या, अगर वो स्थायी हुआ तो फिर उसकी लर्निंग क्या है, उसने तो गलत सीख लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि ना तो क्षणिक होता है लर्निंग, ना ही बिल्कुल स्थायी होता है, बीच का जो होता है ना, उसको हम रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहते हैं, जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं। हम क्या करते हैं भाई, हमने जो चीज सीखी होती है आए दिन हम उसमें बदलाव लाते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सभी ने लर्निंग पहले भी पढ़ा होगा। तो यानी कि क्या कर रहे हो आप, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि आप इसमें मोल्ड कर सकते हो, अपने व्यवहार में चेंजेस ला सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज लर्निंग होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं लर्निंग के बारे में, कि अधिगम जन्मजात नहीं होती है, बल्कि यह अनुवांशिक संसाधनों का उपयोग कर दक्षता अर्जित करने की प्रक्रिया है। समझ आई बात। लर्निंग क्या है, बिल्कुल जन्मजात नहीं है, जन्म से कोई भी व्यक्ति सीख करके नहीं आता है। जन्म से उसको जो गुण मिले हुए ना, हेरिडिटी से जो उसको गुण मिले, उसका वो उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होता। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि थकान से, बीमारी से, दवा से, गुस्से में जो हमारा परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में, उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। अधिगम से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। हो सकता है आप कुछ गलत सीख जाएं, हो सकता है आप बहुत अच्छा सीखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या अधिगम की प्रकृति क्या है। ठीक है, पहला है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित होता है। पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हमेशा हमारी लर्निंग जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई एम होता है। हम जो भी लर्निंग करते हैं उसके पीछे हमारा रीजन होता है किसी भी चीज का, उसी को हम लर्निंग कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी बढ़ती है, ठीक है, हमारा शरीर में वृद्धि होती है, हम परिपक्व होते हैं, तो क्या हमारी परिपक्वता का कोई लक्ष्य होता है? क्या हम ये सोच के बड़े होते हैं कि मुझे बड़ा होना है, मैं बड़ा हो रहा हूँ? नहीं होता ना। परिपक्वता के पीछे कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं होता है, इसीलिए अधिगम जो कैसी होती है, हमारी उद्देश्य पूर्ण होती है, इसीलिए परिपक्वता को अधिगम, हम परिपक्वता में जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, उसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अधिगम सतत और सार्वभौमिक है। कंटिन्यूस होता है लर्निंग, आपको पता है, जन्म से स्टार्ट होकर के हमारा लर्निंग जो है हमारे मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, और यूनिवर्सल होता है, मतलब कि हर व्यक्ति सीख सकता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जानवर है, कोई भी एक मनुष्य है, प्राणी है, हर कोई सीखता है, ठीक है, यूनिवर्सल है। उसके बाद अधिगम समायोजन के लिए तैयार करता है, बिल्कुल करता है। अधिगम हम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने वातावरण में एडजस्ट कर रहे हैं। आप सीखते ही इसीलिए हैं, आपके व्यवहार में आए दिन परिवर्तन होते हैं ताकि आप अपने वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है, जीवन को जी सके बेसिकली। उसके बाद अधिगम व्यापक होता है। अधिगम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक एस्पेक्ट में ही अधिगम करोगे। लर्निंग जो है हम मेंटली भी कर सकते हैं, हमारे फीलिंग में, भावात्मक रूप से, हम अपने साइकोमोटर डोमेन में भी लर्निंग करते हैं। जैसे कि आपने ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी होगी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में लर्निंग हमारी होती है, ठीक है। अधिगम जो है वो स्थानांतरित हो सकता है। पांचवा पॉइंट है कि लर्निंग को आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक चीज में सीखा गया ज्ञान, एक चीज में सीखा गया ज्ञान आप दूसरे चीज में यूज करते हो, तो यानी कि लर्निंग को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। छठा आता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। याद रखिएगा, लर्निंग जो होती है ना, वो एक प्रोसेस है। लर्निंग ऐसा नहीं है कि जो आप सीख गए उसको हम सीखना कहेंगे। सीखना एक प्रक्रिया होती है, आप एक प्रक्रिया से होकर के गुजरते हो, ठीक है। सीखना वो नहीं है कि जो आपको मिला, आपको जो रिजल्ट मिला है वो लर्निंग हमारी कभी नहीं होती है। लर्निंग हमारी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद अधिगम वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति की जो लर्निंग है वो उसकी हेरिडिटी एंड उसके एनवायरनमेंट से होता है, ठीक है। अगर बच्चे को हेरिडिटी से गुण अच्छे नहीं मिले तो हो सकता है कि उसकी लर्निंग भी अच्छे से ना हो पाए। उसको एनवायरनमेंट आप कितना भी अच्छा दे दो, अगर उसकी हेरिडिटी से उसको बुद्धि ही बिल्कुल 25 मिली है, जड़ बुद्धि है, तो हो सकता है कि वो लर्न ना कर पाए। कहने का मतलब क्या समझ आया कि जो हमारी लर्निंग है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर आधारित होती है, किसी एक से हमारी लर्निंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अधिगम अनुभवों का क्या है, संगठन है। हमारे डिफरेंट क्या होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। अब जैसे आप यही वीडियो अगर आप 10 बार देखें, आपने बुक में पढ़ा, आपने खुद से पढ़ा, आपने किसी दूसरे टीचर की वीडियो देखी, तो यानी कि आपने काफी सारे एक्सपीरियंसेस लिए और आप पूरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर कोई चीज सीख जाते हो, ठीक है। तो अनुभवों का संगठन क्या है, अधिगम है। उसके बाद अधिगम सामान्यतः कैसा होता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल क्षणभंगुर नहीं है, बिल्कुल क्षणिक नहीं है कि भाई अभी हुआ और अभी भूल गए, है ना। और बिल्कुल स्थायी भी नहीं होता, क्योंकि अगर स्थायी हो जाएगा तो हम गलत चीजें ज्यादा सीख जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग बीच का होना ज्यादा बेटर होता है, जहां पे आप चेंजेस ला सकते हो अपने व्यवहार में बीच बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अब एक और पॉइंट आता है कि अधिगम और परिपक्वता में काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज ही कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। जल्दी से देखेंगे, ठीक है। अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्या है। पहली बात, अधिगम अर्जित होता है। कैसा होता है अधिगम भाई, हमें सीखना पड़ता है। कभी भी सीख करके कोई भी इंसान दुनिया पे नहीं आया, धरती पे नहीं आया, आपको सीखना पड़ेगा हर चीज। तो अधिगम क्या है, अर्जित है, ठीक। हम जो अपनी हेरिडिटी से गुण लाते हैं ना, उन गुणों के आधार पर हम लर्निंग करते हैं। लेकिन परिपक्वता की अगर मैं बात करूं तो परिपक्वता हमेशा स्वाभाविक होता है। इसमें वे परिवर्तन होते हैं जो सामान्य वृद्धि से संबंधित होते हैं। परिपक्वता हमारी वृद्धि से रिलेटेड होती है और परिपक्वता जो है वो हमारी नेचुरल होती है। आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है परिपक्व होने के लिए, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे। सीखने में अभ्यास का बहुत महत्व होता है। अगर मैं अधिगम की बात करूं तो अधिगम में लर्निंग में एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन परिपक्वता में अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप ये पढ़ रहे हो, आप मैथ्स कर रहे हो, आप सीडी भी पढ़ रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप इसको अभ्यास नहीं करेंगे, अगर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, तब आप हो सकता है कि आपकी जो लर्निंग है वो आपकी कम हो जाए, आप किसी चीज को भूल जाए। तो अधिगम में अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन परिपक्वता में हमें अभ्यास की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप बड़े हो गए, आप
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैच्योर हुए हो, तो क्या आप अभ्यास करके मैच्योर हुए हो? बताओ। अब आप खुद ही सोचो कि हमारी जो हाइट बढ़ती है, हमारा जो एक स्ट्रक्चर बड़ा, बॉडी स्ट्रक्चर, या हम जो जिस तरह से सोचते हैं एज अ मैच्योर अडल्ट की तरह, पर्सन की तरह, हम जो मैच्योर हुए हैं, क्या आपने इसका एक्सरसाइज किया बैठ करके? नहीं किया ना। बिना एक्सरसाइज किए भी हम परिपक्व हो गए। ठीक है। अगला आता है कि सीखने की क्रिया जो होती है, ध्यान से सुनना, सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे कि एक बालक है, अगर वो दो साल का बालक है, अगर मैं चाहूं कि वो बालक साइकिल चलाना बिल्कुल बढ़िया से सीख जाए, तो मैं चाहे कितनी भी कोशिशें कर लूं, वो बच्चा नहीं सीखेगा। एक 2 मंथ का बच्चा अगर है, मैं चाहती हूँ कि वो ABCD लिखने लग जाए, पेंसिल को पकड़ ले, तो वो नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि जो उसकी सीखने की क्रिया है वो उसकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करती है। अगर वो मेच्योर है तो वो उस लायक बनेगा, तब सीखेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी मैच्योरिटी पे हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा डिपेंड होती है, लेकिन परिपक्वता की क्रिया जो होती है ना, वो सीखने पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती। अभी मैंने बताया कि परिपक्व होने के लिए हमें सीखना नहीं पड़ा, हमें बड़े होने के लिए, मैच्योर होने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ा अलग से, कोई हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी है, हम खुद ब खुद हो गए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अधिगम जीवन भर चलता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लेकिन परिपक्वता एक समय पे आकर के रुक जाती है। जब हमारी वृद्धि जो है रुकती है, तभी हमारी परिपक्वता भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर मैच्योर होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि अधिगम जो है वो व्यक्तिगत होती है, लेकिन परिपक्वता कैसी है? सामान्य प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि अधिगम हमारी इंडिविजुअल होती है। आप अलग तरीके से सीखते हो, मैं अलग तरीके से सीखती हूँ, हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग अलग तरीके से सीखता है, कोई भी सेम तरीके से नहीं सीखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हमारे आसपास। लेकिन जो हमारी परिपक्वता होती है ना, वो सामान्य होती है। अब आप सोचोगे सामान्य कैसे हुआ? सामान्य का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर टास्क हम लोग सब करते हैं। जैसे सिर संभालना सीखा, चलना सीखे, दौड़ना सीखे हम लोग, हमारी भाषा का विकास हुआ धीरे धीरे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके अंदर भी वही हुआ होगा, मेरे अंदर भी वही हुआ होगा। एडोलेसेंस में हम लोग आते हैं, आंधी तूफान की अवस्था होती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। तो ये जो चीज है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। यानी कि परिपक्वता होने में सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक है। लेकिन लर्निंग सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अधिगम और आपका मैच्योरिटी यानी परिपक्वता में क्या अंतर बेसिक होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम डिस्कस करेंगे कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो पहले आपका व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारकों में सबसे पहले आता है हमारा संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपके सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक है। देखो, प्राणी में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे कि त्वचा, कान, जीभ, आंखें तथा नाक। ये संवेदी अंग ज्ञानेंद्रिया ज्ञान के द्वार होते हैं, जो वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों के प्रत्यक्षीकरण में सहायक होते हैं। इनमें से किसी भी संवेदी अंग में दोष हो जाने पर अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आया क्या बात हुई है? यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी हमारे सेंसेस होते हैं ना, आंख, नाक, कान, जीभ, हम इनसे क्या करते हैं? अनुभूति लेते हैं। आपको फील कब होता है? आप आपकी आंखों से देख करके, टच करके, महसूस करके, सूंघ करके। तो ये क्या है? हमारे सेंसेशंस हैं, जिनसे हम किसी भी चीज का परसेप्शन बनाते हैं। तो जब अगर किसी भी चीज में हमें कमी है, तो हो सकता है हमारी लर्निंग अच्छी ना हो पाए। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको कान से सुनाई नहीं देता, तो हो सकता है उसकी लर्निंग पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति को दिखाई ना देता हो, तो उसका अधिगम जो है सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग होगा। तो यानी कि हमारी संवेदनाएं जो होती हैं, वो हमारी लर्निंग पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल फैक्टर में आपका एज, आपकी आयु और आपकी मैच्योरिटी। ठीक है। ये दोनों चीजें लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एज जो होता है हमारा, अधिगम प्रत्यक्ष रूप से आयु तथा परिपक्वन पर निर्भर करता है। मतलब हमारी एज क्या है और हमारी परिपक्वता क्या है। अगर एक बालक 2 साल का है, तो आप कितना भी उसको चाहे कि कंप्यूटर पे उसको आप सब कुछ सिखा दें, या एक 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा है, आप चाहते हैं कि वो दौड़ने लग जाए, वो नहीं दौड़ेगा। जब तक उसकी आयु नहीं हो जाती है, वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक व्यक्ति सीखने के प्रति पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होता, तब तक हमारा अधिगम निष्पन्न नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा ये वाला
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरी चीज आती है कि आवश्यकताएं। हमारी आवश्यकताएं क्या होती है भाई? आवश्यकताएं किसी वस्तु की कमी है जो यदि पूरी कर दी जाए तो बच्चे के सामान्य व्यवहार में सहजता आ जाती है। अगर एक बालक की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है तो हो सकता है कि उसके अधिगम में भी उसका अधिगम भी ना हो पाए। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक गरीब विद्यार्थी जो कक्षा में भूखा है, उसका ध्यान अध्ययन की अपेक्षा खाने पर ज्यादा केंद्रित होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमारी लर्निंग को कि अगर एक बालक को भूख लगी है, उसकी नीड है खाना खाना, तो हो सकता है कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसका ध्यान उस पर बिल्कुल भी ना हो। तो यानी कि हमारी नीड जो है हमारे अधिगम को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, अगर आपकी नीड है कि आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, आपको पास होना है, आपको जॉब चाहिए, तो आपकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, अगर जैसे कि कोई शिक्षार्थी है, वो अगर शिक्षक से डरता है, पिटाई के कारण वो असुरक्षित महसूस करता है, तो वो नहीं सीख पाता। तो हमारी नीड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नीड पूरी होने पर ही हमारी अधिगम भी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है शारीरिक और मानसिक थकान। अब देखो, ये चीज तो आप सब रिलेट कर सकते हो। हमारी थकान हो जाती है, हम चाहे फिजिकली थक जाएं, मेंटली थक जाएं, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा हमारी अधिगम को प्रभावित करती है कि भाई अगर आप थके हुए हैं, मैं आपको चाहे कितना भी समझाऊं, तो आपकी लर्निंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी की होती है। यानी कि हमारे सीखने में इन चीजों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ओके गाइस, तो आपको ये याद रखना है। और एक चीज और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो इसी चीज का हम लोग अपनी लर्निंग में भी, अपने स्कूल में, करिकुलम में इन चीज को हम लोग शामिल करते हैं। इसीलिए जो समय सारणियां होती है ना, आपको टाइम टेबल पता होगा, इसीलिए टाइम टेबल को हम ऐसे सेट करते हैं कि जो कठिन विषय है उनकी क्लासेस पहले होती हैं और बाद में जो है खेलों वगैरह को, आसान जो विषय है उनको स्थान दिया जाता है, ताकि इसी चीज का प्रिंसिपल हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा इंटरवल भी हम बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे जो है अपने आप को रिलीफ महसूस कर सके और उनकी लर्निंग इफेक्टिव हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि थकान की अगर स्थिति होती है हमारी, तो इससे हमारी अधिगम प्रक्रिया बहुत ज्यादा बाधित हो जाती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सीखने की इच्छा। हाँ, अगर आप सीखने के इच्छुक है, ठीक है, तो आपका सीखना उस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप सीखने की इच्छुक है तो आपकी लर्निंग उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर आपको प्रबल इच्छा है कि आपको लर्निंग का कंसेप्ट जानना है, इसीलिए आप ये वीडियो शायद देख रहे हैं। अगर आपकी इच्छा ही नहीं होती तो ना आप कोई वीडियो देखते, ना आप सर्च करते, ना आप इसको पढ़ रहे होते। तो यानी कि सीखने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी लर्निंग अच्छी इफेक्टिव होगी। अगर एक व्यक्ति नहीं सीखना चाहता, आप उसको जबरदस्ती कुछ सिखाएं, तो हो सकता है कि उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी ना हो या लर्निंग जो है वो धीमी गति से हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सेकंड, नेक्स्ट आता है कि संवेगात्मक दशाएं भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमारी अधिगम को। हम इमोशनली कैसे हैं, जैसे कि अगर बहुत प्रसन्नता है, खुशी है, संतोष है, तो इससे हमारा अधिगम बढ़ता है। सीधी सी बात है, अगर आपको कोई प्रेस कर दे, अगर आपको कोई शाबाशी दे दे, अगर आपकी कोई प्रसन्नता कर दे, तो हमारी लर्निंग और भी अच्छी हो जाती है। अगर आप वीडियो को लाइक कर दे मेरे, तो इससे क्या होगा, मेरी सीखने की गति, सिखाने की गति भी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर अगर जो ऐसे संवेगात्मक दशाएं होती हैं, जैसे कि कोई दबाव है आपके ऊपर, जोर जबरदस्ती से कोई पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान बार बार भंग हो रहा है, दूसरी ओर ध्यान जा रहा है, तो इससे हमारी लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लर्निंग में बाधा आती है हमारे अधिगम में। तो यानी कि हमारी इमोशनली हम कैसे हैं, क्या हम बहुत खुश हैं, क्या हम पॉजिटिव सोचते हैं या हम निगेटिव सोचते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे अधिगम पे। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोटिवेशन। सेम वही चीज है कि आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का मुख्य केंद्र होता है। दो प्रकार की अभिप्रेरणा प्राय होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ये दोनों ही अभिप्रेरणाएं जो है व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा को जागृत करती है, उसके अधिगम को बढ़ावा देती है। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करूं तो व्यक्ति के आंतरिक मन में होती है। बाह्य अभिप्रेरणा जैसे कि कोई पुरस्कार हो गया, कोई रिवॉर्ड है, कोई उसको बाहरी रूप से अभिप्रेरित कोई कर रहा है, उसको कोई गिफ्ट चाहिए, उसको कोई बाहर से प्रेस कर रहा है, तो वो आपकी बाहरी हुई। आंतरिक अभिप्रेरणा में जहां पे आप अपने मन से किसी कार्य को करते हैं, आपको किसी भी अभिप्रेरणा की जरूरत उधर नहीं है। तो ये दो प्रकार की अभिप्रेरणा बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे अधिगम में। अगर आप आंतरिक या बाह्य रूप से बहुत ज्यादा अभिप्रेरित हैं, तब आपकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। अगर आप अभिप्रेरित नहीं है लेकिन आप सीख रहे हैं,
तो हो सकता है कि आपका सीखना उतना अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है अधिगम और तत्परता। हमारी तत्परता भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। जैसे कि एक कहावत है कि घोड़ा तभी पानी पिएगा जब प्यासा होगा, यानी कि सीखने के लिए अधिगम धारक को पहले क्या होना पड़ेगा भाई, तैयार होना पड़ेगा, है ना। आप तभी सीखेंगे जब आप तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारी तत्परता जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर एक बच्चा मानसिक रूप से तत्पर ही नहीं है तो वो ना कक्षा में कोई जवाब दे पाएगा, ना वो कुछ अच्छे से सीख पाएगा। हमारी तत्परता होनी चाहिए, ठीक है, हमारी अधिगम में। नेक्स्ट आता है, अगला आता है अधिगम और वातावरण। अब आपको वातावरण क्या देखना है, हमारे वातावरण हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि वातावरण अनुकूल होना चाहिए। सीखने के लिए समय और स्थान होना चाहिए, मतलब कि समय और स्थान के अनुसार आप बच्चे को वातावरण देंगे स्कूल में। ठीक है, उद्दीपन होना चाहिए हमेशा बच्चे को। उद्दीपन का मतलब है कि कोई ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए, कोई ऐसा एक तरह का फोर्स कारक होना चाहिए, बल होना चाहिए जो बच्चे को प्रभावित करे कहीं ना कहीं उसके अधिगम में। ठीक है, और नकारात्मक जो कारक होते हैं हमारे वातावरण में उनको हटा देना चाहिए। अगर अच्छा अधिगम चाहिए हमें, अगर हमें अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, जो भी नकारात्मक हमारे जो भी उत्प्रेरक होते हैं, जैसे कि गर्मी हो रही है, बैठने की अच्छी जगह नहीं है, शोर हो रहा है, स्थान नहीं है अच्छा, आप इस चीज को हटाएंगे तभी लर्निंग उसकी सकारात्मक तरीके से हो पाएगी। और अध्यापक कैसा है, सहपाठियों के साथ संबंध कैसे हैं, इस चीज का प्रभाव भी बहुत ज्यादा लर्निंग पे पड़ता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, अधिगम और वातावरण, ये बेसिकली बात हो रही है कि आपका स्कूल का सराउंडिंग क्या है, आपके घर के आसपास का सराउंडिंग क्या है, इस चीज पे भी हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ओके गाइस, अगला और कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नता प्रभाव डालती है। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लो बहुत ज्यादा अच्छी बुद्धि लब्धि है उसकी, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, तो हो सकता है वो लर्निंग बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से करे। अगर एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, थोड़ा सा कमजोर है पढ़ाई में, तो हो सकता है कि हर चीज को वो धीमी गति से सीखेगा। तो अधिगम में आपकी व्यक्तिगत भिन्नता भी प्रभाव डालती है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो जल्दी सीखते हैं और कुछ देर से सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा क्या होता है भाई, रुचि, आपका एप्टीट्यूड क्या है किसी चीज को लेकर के, आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य, थकान, आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे अधिगम पे। प्रीवियस नॉलेज कैसे डालेगा, अगर आपको कोई चीज ऑलरेडी आती है, ठीक है, अगर कोई चीज आपको पहले से पता है बहुत अच्छे से, और आप अगर कोई नई चीज सीख रहे हो, तो हो सकता है कि आप दूसरों से बहुत अच्छा सीख जाओ। तो आप हमारा पूर्व ज्ञान और ये सारी चीजें लर्निंग पे प्रभाव डालती है। ओके गाइस, सो मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। बाकी की चीजें देखो हम एक ब्रीफली यहाँ पे है, अगर कुछ रह गया है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस किया, ये सब चीजें जो है हमारी अधिगम पे हमें प्रभाव डालती हैं। कुछ कारक है जो आंतरिक है, ठीक है, और कुछ कारक क्या होते हैं हमारे बाहरी होते हैं, जैसे कि सीखने की विधियां क्या है, विषय वस्तु क्या सीख रहा है, अध्यापक कैसे सिखाता है, ठीक है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसका सामाजिक वातावरण क्या है, सब चीज प्रभाव डालती है हमारे अधिगम पे। ओके, तो अगला पॉइंट देखते हैं गाइस। अभी तक हमने कारकों को डिस्कस किया, सभी चीजों को डिस्कस किया, आई होप आपको क्लियर अभी तक हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीखने के अंतरण क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि जब पहले सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या परफॉर्मेंस पे पड़ता है तो उसको हम सीखने का अंतरण कहते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज पहले सीखी, और अगर आपने पहले जो आपने सीखा था उसका प्रभाव आपकी नई अनुक्रिया पे पड़ रहा है, आप कोई नई चीज सीख रहे हैं उस पे पड़ रहा है, तो उसको हम सीखने का अंतरण कहेंगे। ठीक है, यानी कि पहले जो आपने कौशल सीखा वो कौशल का प्रभाव आगे जाके पड़ रहा है, उसको हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। जैसे कि साइकिल चलाने का स्किल आपने पहले सीखा था, अब साइकिल चलाने के बाद आप बाइक चलाना सीख गए, ये आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। आपने मैथ सब्जेक्ट के साथ कंसेप्ट जो भी आपने मैथ में पढ़ा था उसको आपने साइंस में यूज कर लिया, कैलकुलेशंस को, वो भी आपका क्या है, सीखने का अंतरण हो गया। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है। और एक चीज और कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो 3 प्रकार से होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य, जिसको हम 0 कहेंगे। ठीक है, तो आइए इन तीनों अंतरण को देखते हैं ब्रीफली बिल्कुल, और आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है तो अंतरण 3 प्रकार से होता है, धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, और एक होता है हमारा जिसको हम 0 अंतरण या 0 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं।
सबसे पहले आता है धनात्मक अंतरण। देखो सीखने का जो धनात्मक अंतरण है ना, वो क्या होता है कि जैसे नाम से क्या है, पॉजिटिव, यानी कि पहले सीखे हुए कौशल का नए कौशलों पे अगर आपको हेल्प मिल रही है तो उसे हम धनात्मक अंतरण कहेंगे। एग्जाम्पल है कि आपने साइकिल चलाना सीखा, उस साइकिल चलाना सीखने से आप बाइक इजीली चलाना सीख गए, वो आपका कैसा ट्रांसफर हुआ, धनात्मक, यानी साइकिल चलाने का कौशल ने आपके बाइक चलाने के कौशल में मदद की, तो ये धनात्मक अंतरण होता है जब जहां पे हमें हेल्प मिल रही है अपने पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में, ठीक है। दूसरा आता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव ट्रांसफर, कि पहले सीखे गए कौशल से नए कौशल को सीखने में बाधा आ रही है, उसको हम ऋणात्मक कहेंगे। एक एग्जांपल देते, बहुत ही फेमस, मैं अगर एक एग्जांपल दूं जो सबके साथ हुआ होगा, जैसे कि 1 जनवरी 2019 लिखने की जगह पर जब कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2018 लिख देता है, जैसे कि अभी मान लो 2020 चल रहा है, ठीक है, अभी न्यू ईयर आएगा, तो आप क्या करेंगे, न्यू ईयर का जो पहला दिन होता है ना, उस दिन भी आप डेट जो है वो 2020 ही लिखोगे। ऐसा बहुत बार, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि हम क्या करते हैं, पहले दिन 2020 का 2020 लिखते हैं, फिर हमें याद आता है कि अरे 2021 आ गया है, तो यानी कि आपके सीखने का प्रभाव थोड़ा सा निगेटिव पड़ गया, ठीक है। यानी कि जब आपने पुराना कुछ सीखा है वो आपके काम नहीं आ रहा, बाधा हो रही है बिल्कुल उस चीज को सीखने में, तो आपका नेगेटिव हो जाता है। शून्य क्या होता है, जब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, मतलब कि जो आपने पहले सीखा और जो आपने बाद में सीखा उस पर ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हमारा शून्य होता है। जैसे कि बास्केटबॉल खेलने के बाद एक बच्चा टेनिस खेल रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मान लो मैंने डांस सीखा, मैंने डांस की क्लासेस ली और अब मैं क्लासेस ले रही हूँ, मान लो कि डांस क्लास के बाद मैं अब ले रही हूँ कोई स्पोर्ट, मैं कोई वॉलीबॉल खेल रही हूँ या मैंने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया, तो डांस का टेनिस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि कैसा ट्रांसफर हुआ, लर्निंग का शून्य हुआ। सो ये थे गाइस कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी और मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके, और अगर वीडियो में आपको कुछ भी लगता है, कुछ काम का आपको समझ आया है तो जरूर मुझे बताइएगा। कोई सजेशन है, अगर कोई भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम है, आप जरूर मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है अगर, तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और इसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी वो लर्निंग को लेकर के ही आएगी, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लर्निंग से हम लोग करेंगे। सो उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए, मिल जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच।